हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न है, भारतेंदु जी को गद्य साहित्य का जनक या गद्य का जनक क्यों कहा जाता है, संक्षेप में बताइए। संक्षेप मतलब 2 नंबर, और 2 नंबर का मतलब 3-4 लाइन, जिनको मैं कहूंगा बच्चों की अति महत्वपूर्ण है, उसे आप लोगों को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, तैयार करना ही करना है। जैसे ये पहला बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, जनक का मतलब देने वाला है ना, मतलब हिंदी में गद्य साहित्य के बारे में, गद्य की अवधारणा के बारे में जो पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विशेष महत्वपूर्ण योगदान दिया वो थे भारतेंदु। उनके पहले जो है सुव्यवस्थित रूप से लेखन नहीं की गई। देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए किसी चीज का आप आविष्कार करते हो और उसके पहले भी थोड़ा बहुत उसके बारे में बताया गया था, लेकिन सुव्यवस्थित नहीं बताया गया था, और आपने आकर के उसके बारे में सुव्यवस्थित बताया, तो फिर आप ही उसके जनक कहलाओगे, आप ही उसके हकदार कहलाओगे। ऐसे भारतेंदु जी हैं, इनके पूर्व में हिंदी गद्य का व्यवस्थित लेखन नहीं मिलता है। विचारों के सुसंबद्ध रूप में प्रस्तुत करने वाले गद्य का लेखन खड़ी बोली के माध्यम से भारतेंदु जी ने ही प्रारंभ किया, इसलिए उन्हें हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। मैंने आपको बढ़िया एग्जाम्पल समझाया कि आपके पहले भी किसी आविष्कार के बारे में किन्हीं ने बताया, लेकिन उसको आप सुव्यवस्थित तरीके से आपने बता दिया, तो बच्चों सिंपल है कि आप ही उसके जनक कहलाएंगे। ऐसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, इनके पूर्व जो गद्य की व्यवस्थित लेखन है वो नहीं हुआ था। इन्होंने बढ़िया सा अपने लेखन शैली में खड़ी बोली का प्रयोग करके और गद्य का लेखन प्रारंभ किया, इसी कारण से इन्हें जनक कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाटक के तत्व लिखिए बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। कथा वस्तु, संवाद, पात्र एवं चरित्र चित्रण, भाषा शैली, अभिनेता और उद्देश्य। ठीक है, ये इनके तत्व हैं बच्चों। कई बार 2 नंबर में पूछ दिया जाता है नाटक के तत्व। तो आपका कथा वस्तु है ना, आपका चरित्र चित्रण, संवाद, भाषा शैली, अभिनेता और उद्देश्य। उद्देश्य सभी में जितने भी आपके हिंदी गद्य के विधा हैं उनमें सभी में बच्चों तत्वों की बात करते हैं। तो आपका चरित्र चित्रण, कथा वस्तु, उद्देश्य सब में रहता है। तो नाटक के तत्व में कथा वस्तु, संवाद, पात्र एवं चरित्र चित्रण, भाषा शैली, अभिनेता, ये आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी महत्वपूर्ण है। अभी फिलहाल ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगला है, हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहा जाता है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नाटक सम्राट जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। ठीक है, उनके 2 नाटकों के नाम लिखिए। तो 2 नाटक बच्चों, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है ना। नाटक ही लिखना है, एकांकी मत लिख देना, समझ रहे हो ना। नाटक जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है या जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। ठीक है, तो भाई हिंदी के नाटक सम्राट किसे कहा जाता है बच्चों, तो हिंदी का नाटक सम्राट जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। उनके 2 नाटक हैं, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी बिल्कुल याद कर ही लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद जी को। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। इनके 2 नाटक है, एक चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, द्विवेदी युग की 4 विशेषताएं, और आपके एग्जाम में कितने पूछे जाएंगे, 2 विशेषताएं। ठीक है बच्चों, द्विवेदी युग में क्या हुआ, समाज सुधार एवं राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, भाषा शैली का परिमार्जन एवं शुद्धिकरण हुआ, गंभीर एवं विचार प्रधान गद्य के लेखन पर ध्यान दिया गया। इस युग के गद्य विशेषकार निबंधों में हास्य व्यंग्यात्मक शैली को अपनाया गया। तो इसमें से यदि आप 2 भी याद कर लेते हैं तो आपको बच्चों 2 ही विशेषताएं पूछे जाएंगे, 2 नंबर में पूछा जाता है। तो समाज सुधार यानी समाज में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए, समाज में जो कुरीतियां थी बच्चों उसको दूर करने के लिए कविताओं की गद्य की रचना की गई है ना। राष्ट्रीय चेतना जागृत करना, राष्ट्र के प्रति प्रेम, यानी जो द्विवेदी युग के कवि थे, लेखक थे, इन्होंने अपने गद्य में समाज को किस तरीके से उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करें उसके बारे में लिखा, और अपने देश के प्रति प्रेम के बारे में है ना, अपने देश के प्रति प्रेम, अपने देश के प्रति स्नेह, अपने देश के प्रति लगाव, इन चीजों के बारे में जागृत करने के लिए इन्होंने कहानी नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया। भाषा शैली का परिमार्जन, मतलब जो कठिन था, रूढ़ वर्ड थे, उनको सरल भाषा में उन्होंने व्यक्त किया बच्चों। शुद्धिकरण, जो गलतियां थी उसको शुद्ध रूप में बनाया।
गंभीर एवं विचार प्रधान गद्य के लेखन पर ध्यान दिया। मतलब गंभीर किसी विषय पर, गंभीर जैसे कोई चीज आप हल्के में लेते हो क्योंकि वो हल्का कहानी है, लेकिन वो थोड़ा सा डीप में उसे सोचने योग्य, तो वो गंभीर हो जाता है, विचार परक हो जाता है। जैसे आप कोई चीज आपके बात मतलब आपके पास रख दिया जाए तो आप उस पर सोचते हो, यदि सोचने लायक होता है तो गंभीर विषय। लोग कहते हैं ना भाई ये इस गंभीर मुद्दा है, इस पर जरूर हम, जैसे नशा देखो, आज हमारे समाज में नशा व्याप्त है तो ये गंभीर मुद्दा, इस पर विचार करना चाहिए। ठीक है, तो द्विवेदी युग में ऐसे ही मतलब जो हमारे कवि थे, लेखक थे बच्चों, इनके माध्यम से गंभीर एवं विचार प्रधान गद्य लेखन पर ध्यान दिया गया। तो 2-3 आपकी विशेषताएं हैं, 1-2 बार समाज सुधार, राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का कार्य है ना, भाषा शैली का परिमार्जन, शुद्धिकरण, गंभीर एवं विचार प्रधान गद्य के लेखन पर ध्यान दिया गया। ठीक है बच्चों, चलो अगला प्रश्न बच्चों, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक हिंदी में किस युग में कहानी का जन्म हुआ बच्चों? तो भारतेंदु युग में कहानी का जन्म हुआ था, जिसमें किशोरी लाल जी के द्वारा इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। तो भैया प्रथम कहानी लिखने वाले कौन है? किशोरी लाल जी हैं। इनके द्वारा जो कहानी, प्रथम कहानी कौन सी बच्चों? तो इंदुमती है। तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो प्रथम कहानीकार किशोरी लाल हो जाएंगे और प्रथम कहानी हिंदी गद्य विधा की तो बच्चों इंदुमती हो जाएगी। ठीक है, शुक्ल युग की 3 विशेषताएं, शुक्ल युग की 3 विशेषताएं। शुक्ल युग में चिंतन परक मौलिक गद्य लेखन की परख दिया गया। इस युग में विविध विषयों पर गद्य रचनाएं लिखी गई। भाषा शैली में गंभीर और कसावट विद्यमान है। ठीक है बच्चों, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन भाई यार विशेषता तो पूछ देता है। यदि आपसे ना बने विशेषता तो थोड़ा बहुत इतना बता देना भाई कि इन्होंने भाषा शैली का परिमार्जित रूप का प्रयोग है ना, परिमार्जन रूप है। इतना आप कुछ ना बने तो इतना तो कुछ तो लिख के ही आना कि इस युग में है ना राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव है। ठीक है, मतलब जो हमारे लेखक हुए उनके माध्यम से राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीयता की भावना का प्रेरणा दिया गया है उनकी रचनाओं में, है ना। थोड़ा बहुत देखो भैया, शुक्ल युग में चिंतन परक मौलिक गद्य लेखन है ना पर बल दिया गया है, यानी चिंता परक। अभी आपने इसके पहले क्या पढ़ा था? इसके पहले आपने पढ़ा बच्चों द्विवेदी युग, है ना। द्विवेदी युग में भी बोला गया कि चिंतन योग्य बातें लिखी गई। यहां पर भी चिंतन परक मौलिक गद्य लेखन पर बल दिया गया। इस युग में विविध विषयों पर गद्य रचनाएं लिखी गई। भाषा शैली में गंभीर और कसावट है। ठीक है, तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तैयार कर लेना। हाँ, अगला नंबर बढ़िया महत्वपूर्ण है। हिंदी निबंध के किस युग को स्वर्णकाल कहा जाता है? ठीक है बच्चों, तो ये जो हिंदी निबंध की बात कर रहे हैं ना, हिंदी निबंध के किस युग को स्वर्णकाल कहा जाता है? तो हिंदी के शुक्ल युग को निबंध का स्वर्णकाल कहा जाता है। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। हिंदी के शुक्ल युग को निबंध का स्वर्णकाल कहा जाता है। इस युग में गंभीर विषयों पर विचार प्रधान। देखो बच्चों, आप देखो शुक्ल युग की यदि आप हिंदी निबंध किस युग को स्वर्णकाल कहा जाता है, इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए तो विशेषता आपके शुक्ल युग का आसानी से याद हो जाएगा कि इस युग में गंभीर विषयों पर विचार प्रधान लेख प्रौढ़ शैली में लिखे गए हैं। मनोविकार संबंधित भाव प्रधान निबंधों के साथ आलोचनात्मक निबंध भी इस युग में लिखे गए हैं। समझ में आया? तो यही यदि आपसे एक प्रश्न बन रहा है तो दूसरा प्रश्न बन रहा है। ठीक है भाई, हिंदी के शुक्ल युग को ही निबंध का स्वर्णकाल कहा गया है। इस युग में गंभीर विषयों पर विचार प्रधान लेख प्रौढ़ शैली में लिखे गए हैं। मनोविकार संबंधित भाव प्रधान निबंधों के साथ आलोचनात्मक निबंध का भी इस युग में लिखे गए हैं या देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, शुक्ल युग के गद्य की प्रमुख विशेषताएं, अब वही है शुक्ल युग की 3 विशेषताएं, उसमें गद्य की 3 विशेषताएं। तो भाई जो आप शुक्ल युग की विशेषता होगी वही तो गद्य की विशेषता होगी लगभग। इस युग में निबंध विचार प्रधान एवं सुव्यवस्थित हुए हैं। आपसे यदि वो चिंता परक है, विचार प्रधान है, लगभग सिमिलर है। समीक्षात्मक दृष्टि से स्पष्टता और संतुलन की प्रधानता रही है। पाश्चात्य और भारतीय समीक्षा का समन्वित रूप ग्रहण किया गया है। साहित्य का लक्ष्य लोक मंगल माना गया है। तो इसे आप लोग तैयार ना करना, लेकिन ये वाला प्रश्न बच्चों काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पढ़ना है जो कि एग्जाम में टकरा जाए। अब ये जो प्रश्न है इसे आप लोग नहीं छोड़ सकते, इसे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो ये पेज भी उठ जाता है, ये देखो, कोई बात नहीं है। निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है?
तो इसका उत्तर देखिए कि इस कथन का तात्पर्य यह है कि पद्य की तुलना में गद्य रचना संपन्न करना दुष्कर कार्य है। ठीक है, क्योंकि अगर 8 पंक्तियों वाली कविता में यदि एक भी पंक्ति भावपूर्ण लिख दी जाती है तो कवि प्रशंसा का भागी होता है, परंतु गद्य के संदर्भ में ऐसा नहीं होता है। गद्यकार को एक एक वाक्य सुव्यवस्थित एवं सोच विचार कर लिखना होता है। उसी स्थिति में यदि गद्यकार प्रशंसनीय हो सकता है। गद्य में निबंध लेखन बहुत ही दुष्कर कार्य है। निबंध को सुरुचिपूर्ण, आकर्षक एवं सुव्यवस्थित होना चाहिए। इसी हेतु निबंध को गद्य की कसौटी कहा जाता है। आप अपने माइंड में समझो, इसमें यह बोला गया कि जैसे आप लोग किसी पद्य की रचना कर रहे हो, आप पद्य 8 लाइन, 10 लाइन, 15 लाइन लिखते हो, उसमें 1 से 2 लाइन भी बढ़िया भावपूर्ण हो, जिसका पर्याप्त निष्कर्ष निकलता हो, तो उसकी प्रशंसा हो सकता है। उसमें जो आपका कविता की रचना करने वाला है वो प्रशंसनीय कार्य करने योग्य हो जाता है। उसकी प्रशंसा का भागीदारी हो जाता है, मतलब एक प्रकार से प्रशंसा प्राप्त करने योग्य हो जाता है। लेकिन जब हम गद्य की रचना करते हैं तो गद्य में एक एक वाक्य पर विशेष जोर देना पड़ता है। यानी एक एक वाक्य को हम मतलब सुव्यवस्थित, सरल एवं परिमार्जित लिखते हैं, तभी हमारा गद्य सही होता है और भावपूर्ण होता है। उसी गद्य विधा में जब हम निबंध लिखते हैं तो निबंध लिखना बहुत ही कठिन कार्य है। उसको एकदम रुचिपूर्ण, सुरुचिपूर्ण, मतलब उसे कोई पढ़े तो रुचि उसमें आए, आकर्षक हो, है ना, व्यवस्थित होना चाहिए, एक एक शब्द व्यवस्थित हो बच्चों। इसी कारण से गद्य निबंध को गद्य की कसौटी कहा जाता है। कसौटी का मतलब कठिन कार्य। ठीक है बच्चों, कि भाई गद्य में जब हम निबंध का लेखन करते हैं तो यह कठिन कार्य है, क्योंकि जब हम निबंध लेखन करते हैं तो सुरुचिपूर्ण मतलब रुचिकर होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, सरल शब्दों में होना चाहिए, लोगों के समझने योग्य होने चाहिए। इसलिए निबंध लिखना थोड़ा सा कठिन कार्य हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम? दिस इज ए क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है बच्चों? क्यों? क्योंकि जिस तरीके से यदि हम बात करें, कवि कविता लेखन करता है यानी पद्य की रचना करता है, तो पद्य यदि 8 लाइन है, उसमें 1 लाइन भी सही यानी भावपूर्ण हो गया तो वो प्रशंसा का योग्य हो जाता है, प्रशंसा का भागी हो जाता है। लेकिन वहीं पे जब गद्य की रचना की जाती है तो गद्य में एक एक वाक्य सुव्यवस्थित सोच विचार कर लिखना होता है। और गद्य में भी वो आपका जब निबंध आता है बच्चों, तो निबंध बिल्कुल सुरुचिपूर्ण, आकर्षक और व्यवस्थित होना चाहिए। इसी कारण से भैया निबंध को गद्य की कसौटी माना जाता है। आगे चलते हैं बच्चों, ये सारे महत्वपूर्ण हैं। संस्मरण की प्रमुख विशेषताएं बताइए। एक संस्मरण का नाम लिखिए, कोई भी लिख देना। देखो बच्चों, संस्मरण क्या होता है? संस्मरण यानी स्मरण करके लेखक पात्र उसी का वर्णन करता है जिसे स्वयं देखा हो, परखा हो, अपने ही बुद्धि कौशल का विकास करेगा, दूसरे के बताए हुए आधार पर उसको नहीं लिख सकता है। संस्मरण यानी खुद स्मरण करता है, परखा हो उसको, तभी वो उसके बारे में लिखेगा। संस्मरण मतलब लेखक स्वयं उसी का वर्णन करेगा जो देखा हो बच्चों। आत्मकथा के समीप ठहराया जाता है। आत्मकथा क्या होता है? स्वयं के द्वारा लिखी गई कथा है। लेकिन बच्चों ये आत्मकथा के ही सिमिलर है, क्योंकि लेखक यहां पर स्वयं वर्णन करता है, तो आत्मकथा अपने बारे में होता है, लेकिन संस्मरण अपने बारे में नहीं होता है। ठीक है, ये किसी महान व्यक्ति के बारे में ही होगा, है ना, किसी व्यक्ति से संबंधित घटित घटना के बारे में होगा। लेकिन जो आत्मकथा होता है तो आत्मकथा स्वयं की कथा है। लेकिन बच्चों आत्मकथा भी स्वयं के द्वारा लिखा जाता, संस्मरण भी स्वयं के द्वारा लिखा जाता। बस अंतर इतना है कि संस्मरण किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखेंगे और आत्मकथा स्वयं के बारे में, इसलिए इसको सिमिलर माना जाता है कि आत्मकथा के समीप ठहराया जाता है। इसका संबंध अक्सर महापुरुषों से होता है, जैसे महादेवी वर्मा, उपेंद्रनाथ आगे, राहुल शंकराचार्य जाने माने संस्मरण लेखक हैं। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित संस्मरण है पथ के साथी। कोई एक संस्मरण का नाम लिखना बच्चों, तो महादेवी वर्मा द्वारा यहां पर पथ के साथी। ठीक है, बाकी ये आपके संस्मरण लिखने वाले मुख्य रूप से महादेवी वर्मा है, उपेंद्रनाथ है, आगे हैं। ये आपके कुछ ऐसे लेखक हैं जिन्होंने संस्मरण की रचना की है। एक संस्मरण का नाम लिखना था बच्चों, तो यहां पथ का साथी महादेवी वर्मा, पथ का साथी या पथ के साथी, पथ के साथी। तो संस्मरण का मतलब आपने समझा क्या कि नहीं? लेखक उसी घटना का वर्णन करता जो स्वयं देखा हो, जो स्वयं परखा हो, यानी आत्मविचार किया हो। ठीक है, ये लगभग आत्मकथा के सिमिलर ठहराएगा बच्चों। ठीक है,
क्योंकि आत्मकथा अपने बारे में कथा लिखता है लेकिन लेखक स्वयं लिखता है, संस्मरण भी लेखक स्वयं लिखता है, बस दूसरे के बारे में लिखता है, इसलिए आत्मकथा से मिलता जुलता है। ठीक है, इसका संबंध अक्सर महापुरुषों से होता है, महान पुरुषों से होता है। और एक संस्मरण का नाम लिखना था तो आप कहोगे पथ के साथी, जिसको लिखने वाले हैं महादेवी वर्मा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, तैयार कर ही लेना। रेखा चित्र संस्मरण में अंतर, इसको मैंने करा दिया था, और दो ही अंतर तैयार करना बच्चों। संस्मरण किसी विशेष घटना से जुड़ा रहता है, जबकि रेखा चित्र साधारण विषय पर जुड़ा रहता है। अभी आपने पढ़ा ना कि संस्मरण किसी महापुरुष के बारे में, महान पुरुष से संबंध रखता है। तो पहला अंतर तो आप आसानी से समझ गए होंगे बच्चों, संस्मरण की विशेषता से ही कि संस्मरण किसी महापुरुष के बारे में होगा, मतलब विशेष घटना पर होगा, और रेखा चित्र एक साधारण विषय पर आधारित है बच्चों। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं बच्चों कि संस्मरण में रचनाकार के वास्तविक अनुभव का समावेश होता है। वास्तविक मतलब कितना अनुभव है, कितने अच्छे तरीके से लिख पा रहा है। वहीं पे रेखा चित्र में कल्पना की रंगीनी ओतप्रोत है, मतलब ऐसी चीजों की रचना कर दी जाए कि उसका चित्र आपके मन में बन जाए बच्चों, वो आपका रेखा चित्र कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखा चित्र। यानी किसी घटना के बारे में आप जब लिख रहे हो तो उसको पढ़ते समय हमें ऐसा लगे कि उसका मतलब जैसे किसी एक्सीडेंट के बारे में कोई कहानी बता रहा है तो ऐसा लगता हो कि हाँ भाई एक गाड़ी इधर से आ रही होगी, एक गाड़ी इधर से आ रही होगी, बीच में है ना जंपिंग रहा होगा, कट नहीं पाया, गाड़ी मुड़ गई और एक्सीडेंट हो गया, तो वो चित्र बनता है, तो रेखा चित्र कहलाता है। तो भाई संस्मरण में तो भाई बिना मतलब ऐसी कोई घटना हो जो कि किसी विशेष घटना पर हो और उसका चित्र भी ना बन रहा हो फिर भी बल दे, है ना, मतलब उसको उसकी तारतम्यता बनी रहे, इसके लिए थोड़ा सा विशेष लेखन की जरूरत होती है। और ये तभी हो सकता है जो वास्तविक अनुभव का समावेश हो, और इसमें कल्पना केवल रंगीनी ओतप्रोत होता है बच्चों। ठीक है, इसमें संस्मरण में आपका विवरणात्मक शैली का प्रयोग होता है, जबकि रेखा चित्र में चित्रात्मक शैली का। सबसे बढ़िया, संस्मरण में विवरण रहता है और रेखा चित्र में चित्र युक्त होता है बच्चों, तो इसलिए चित्रात्मक शैली है। संस्मरण में भाषा अभिधामूलक होती है, जबकि रेखा चित्र में भाषा सांकेतिक होती है। बाकी दो अंतर आपको लिखना है बच्चों, ज्यादा लंबा चौड़ा की बात नहीं करनी है। भारतेंदु युग के निबंध की विशेषताएं बच्चों, निबंध की विशेषताएं हैं, हालांकि भारतेंदु युग की विशेषता नहीं बोला गया, भारतेंदु युग के निबंध की विशेषता बोला गया। ठीक है बच्चों, तो भारतेंदु युग के निबंध रसों की अनुभूति कराने वाला है। इस युग में निबंधों में समाज सुधार एवं राजनीति की अधिकता है। बढ़िया सरल सरल दो तैयार करो ना। भारतेंदु युग के निबंध में बच्चों किसकी, रसों की अनुभूति कराने वाली शिक्षाप्रद है, मतलब इसमें रस का बढ़िया प्रयोग किया गया है। और दूसरा है समाज सुधार राजनीति की अधिकता, है ना, देखने को मिलता है। राजनीति आलोचक आत्म चरित्र, ठीक है, इतिहास, समाज, धर्म, हास्य एवं मनोरंजन आदि विषय पर रचित थे। चलो दो विशेषताएं काफी है, सफिशिएंट है, दो विशेषताएं, ज्यादा पढ़ने नहीं है। निबंध जो भारतेंदु युग के निबंध में बच्चों रसों की अनुभूति कराने वाले तत्व मिलते हैं, शिक्षाप्रद है, मतलब बढ़िया रस का प्रयोग किया गया है। और बच्चों समाज सुधारक है ना, और राजनीति के क्षेत्र में विशेष रूप से अधिकता देखने को मिलती है, किसमें, भारतेंदु युग में बच्चों। तो दो विशेषताएं सफिशिएंट है। ओके, हिंदी की कहानी की परिभाषा लिखिए, श्रेष्ठ कहानी की 4 विशेषताएं। अरे यार सर, कहानी की 4 विशेषताएं, अरे 2 विशेषता पूछा जाएगा, 4 विशेषता नहीं पूछा जाएगा, कोई बात नहीं। कहानी है क्या? कहानी कथा साहित्य का संक्षिप्त रूप है। कथा आप लोगों ने सुना होगा, सत्यनारायण की कथा गांव घर में भी प्रचलित है। तो कथा साहित्य का संक्षिप्त रूप, एक छोटा रूप है कहानी। कहानी मतलब किसी चीज का वर्णन जिसमें मानव की जिंदगी के हृदयस्पर्शी झलक बड़े ही सजीव ढंग से चित्रित की जाती है। मतलब किसी मानव जीवन के बारे में ही लिखी गई एक विधा है, ठीक है, जिसमें बच्चों मार्मिक वर्णन होता है, दिल को छू लेने वाली, इसलिए बोलते हैं हृदय स्पर्शी झलक बड़े ही सजीव ढंग से। सजीव मतलब जीवित सा प्रतीत होता है, वो घटना ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल जीवंत है, सजीव ढंग से चित्रित होता बच्चों। तो कहानी एक हिंदी गद्य की विधा है जो कि साहित्य कथा साहित्य का संक्षिप्त रूप है, जिसमें मानव की जिंदगी का एकदम हृदय स्पर्शी झलक बड़े ही सजीव ढंग से चित्रित रहते हैं। तो इसे जरूर याद कर लेना बच्चों, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं कैसी है कि सरल है, सरस है, पात्रानुकूल शैली है, पात्रों का यथार्थ है ना, प्रभाव युक्त शैली है ना, तल स्पर्शी विवेचन, संक्षिप्तता। तो आपके पास यदि 2 विशेषताएं हैं कि कहानी की विशेषता क्या है बच्चों, कि कहानी की भाषा सरल एवं सरस होनी चाहिए, है ना।
पात्रों की यथार्थता बनी रहे, तारतम्यता बनी रहे। ठीक है बच्चों, और कहानी में संक्षिप्तता भी होनी चाहिए, बड़ा रूप ना हो, क्योंकि कहानी कथा का ही संक्षिप्त रूप है बच्चों, इसलिए संक्षिप्तता बनी रहनी चाहिए। अब यहां पर कहानी के तत्व के बारे में यदि पूछा जाए तो वही आपका हो जाता है, पहले शीर्षक हो गए, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, सब में रहता है, भाषा शैली और उद्देश्य और कथा वस्तु तो सब में देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो कहानी के तत्व में हो जाए शीर्षक, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, भाषा शैली, देश काल, वातावरण और उद्देश्य। ये आपको तत्व तो याद करना ही करना है। नाटक, कहानी, दो के तत्व आपको याद करना है। ठीक है, मैं ज्यादा के तत्व नहीं बोलूंगा बच्चों, तो नाटक और कहानी दो के तत्व आपको याद होने चाहिए। तो कहानी क्या हो जाएगा, शीर्षक, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, भाषा शैली। ठीक है बच्चों, देश काल, वातावरण और उद्देश्य। इसके बाद उद्देश्य की बात करें भैया, तो थोड़ा सा यहां पर उद्देश्य का महत्व पूछा गया था। तो कहानीकार कहानी प्रारंभ करने से पूर्व उसके उद्देश्य को अपने मन मस्तिष्क में संजोए रहता है। वही कहानी सफल ठहराई जाती है जो किसी न किसी उद्देश्य को लेकर लिखी जाती है। उद्देश्य को लेकर लिखी जाती है। उद्देश्य विहीन कहानी समुद्र में लहरों में तैरते हुए एक काष्ठ का टुकड़ा मात्र है जो लहरों से टकराकर सागर में विलीन हो जाता है। बात को समझो कि जब भी कहानी को लिखा जाता है, कोई भी कहानी लेखन प्रारंभ होता है, उसके पहले लेखक जो है उस कहानी का उद्देश्य मस्तिष्क में बना लेता है कि इस कहानी का यह उद्देश्य होना चाहिए। नहीं तो आप लिखने जा रहे थे कहीं के कहीं लिख दिए भाई। जैसे आपके पास कोई विषय वस्तु नहीं है, जब आप निबंध लेखन करते हो बच्चों, निबंध आता है ना, मुश्किल से 200 शब्दों में निबंध लिखने को आता है, तो पहले उद्देश्य लिखा जाता है। आप पहले रूपरेखा तैयार बनाते हो, प्रस्तावना में उद्देश्य लिखते हो, प्रस्तावना के बाद क्या क्या विषय में लिखना है उसका वर्णन करते हो रूपरेखा में, कि भैया जैसे पर्यावरण प्रदूषण का आया तो रूपरेखा, पर्यावरण प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के हानि लाभ और उपसंहार। तो ये रेखा चित्र आपने बना लिया, एक प्रकार से माइंड में चित्र उकेर लिया। ऐसे ही कहानी को जब लिखते हैं तो मस्तिष्क में लेखक उसको एकदम उसका निष्कर्ष जो उसका उद्देश्य है वो संजो कर रखता है। क्योंकि यदि कहानी सही उद्देश्य पर नहीं लिखी गई, कहानी का सही उद्देश्य नहीं निकला, तो कहानी किसी कारण का नहीं है, मतलब उसका किसी प्रकार से कोई अर्थ नहीं है। जैसे समुद्र में एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा फेंक दिया जाए तो तैरते हुए कभी भी डूब सकता है, जबकि जहाज को एक उद्देश्य के आधार पर बनाया जाता है, एक सिद्धांत पर बनाया जाता है, तो जहाज तैरते रहता है। लेकिन वो लकड़ी, छोटा सा जो लकड़ी है, वो कहीं भी डूब सकता है किसी भी लहरे से। समझ में आ रही बात को? तो भाई कहानी लिखते समय लेखक पहले से उसके मस्तिष्क में उसके उद्देश्य को समझ लेता है। इसलिए उद्देश्य का महत्व, कहानी में उद्देश्य का महत्व क्या है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमको याद नहीं हो रहा, और इतना इजी चीज यदि याद नहीं हो रहा तो मतलब आपसे हिंदी कभी बनेगा ही नहीं। सही है कि नहीं बच्चों? चलो, तो यहां पर क्लियर हुआ कहानी का उद्देश्य का महत्व क्या है बच्चों, कि कहानी उद्देश्य का मतलब यह है कि कहानी का प्रारंभ, कोई भी कहानी लिखने से पहले ही उसके मस्तिष्क में उसके उद्देश्य के बारे में वो संजो लेता है ना। कहानी तभी सफल हो सकती है जब वो उद्देश्य को लेकर लिखता है ना, किसी विशेष अर्थ पर लिखता है। क्योंकि यदि बिना उद्देश्य का कोई कहानी लिखा गया बच्चों तो किसी मतलब का नहीं, सारहीन रहता है, उद्देश्य विहीन रहता है। जिस तरीके से समुद्र में एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा डालने पर किसी भी लहरे से वो कहीं भी जाकर के गुम सकता है, डूब सकता है, जबकि जहाज जो होता है एक उद्देश्य से बनाया जाता है और वो सफल होता है, वो डूबता नहीं है। इसी तरीके से कहानी उद्देश्य पूर्वक लिखे जाने से उसका महत्व होता है। गद्य के सभी प्रमुख विधाओं के नाम, निबंध है, कहानी है, नाटक है, एकांकी है, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, डायरी, गद्य काव्य, ये आप लोगों से वैसे भी बनता होगा, वैसे भी आपसे बनता होगा बच्चों, है ना। ठीक है, निबंध, कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण, ये सारा चीज आपको वैसे भी पता होगा। इसके बाद शुक्ल युग के निबंध की दो विशेषताएं, मैं इनको नहीं बोलूंगा, उतना छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है बच्चों। अपन यहां पर केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं और ज्यादा महत्वपूर्ण ही क्वेश्चन बात करेंगे। भारतीय युग की दो विशेषताएं, इसे जरूर तैयार कर लेना कि समाज सुधार एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए शिष्टमी निबंध लिखे गए। भारतीय युग की निबंध की विशेषताएं, राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम की भावना का स्वभाव रचना देखने को मिलता है बच्चों। समाज सुधार, सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए और राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम की भावना का विकास, ये दो चीज लिख लो। भारतीय युग की दो विशेषताएं, दो लेखक के नाम,
बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। द्विवेदी युग के गद्य निबंध की 2 विशेषताएं, उतना महत्वपूर्ण नहीं बच्चों, इस पर अपन चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहां पे देखो थोड़ा सा, ठीक है, हिंदी के उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है बच्चों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये उपन्यास का विकास क्रम है, इसको मैंने नहीं कराया। ठीक है, यदि मैं आपसे कह दूं कि यहाँ पे उपन्यास की परिभाषा देते हुए विकास काल को संक्षेप में वर्गीकृत करिए, तो भागीरथ मिश्र के अनुसार युग की गतिशील पृष्ठभूमि पर सहज शैली के स्वाभाविक जीवन को एक पूर्ण झांकी प्रस्तुत करने वाला गद्य उपन्यास कहलाता है। क्या बोला गया? युग की गतिशील पृष्ठभूमि पर सहज शैली में स्वाभाविक जीवन की एक पूर्ण झांकी प्रस्तुत करना, मतलब गतिशील पृष्ठभूमि पर जीवन के गतिशील, यानी कहने का मतलब गतिशील का मतलब क्या है, आपका जीवन भागदौड़ पर पड़ा हुआ है, लेकिन उसको सहज तरीके से एक ऐसी रचना कर दें कि एकदम झांकी सा रूप हो जाए बच्चों, वो आपका उपन्यास कहलाता है। उपन्यास की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा। हाँ, इसे आप लोगों को जरूर थोड़ा तैयार करना है कि हिंदी में उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है बच्चों, तो हिंदी में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद है। हिंदी में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद है। उनके उपन्यास का नाम बच्चों सेवा सदन, गोदान गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसा आता है, गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद। कर्मभूमि किसकी रचना है? प्रेमचंद। रंगभूमि किसकी रचना है? रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन और गोदान, ये सब प्रेमचंद की रचना है। ठीक है बच्चों, उपन्यास के सम्राट मुंशी प्रेमचंद है। ठीक है, जीवनी क्या है बच्चों? किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में प्रस्तुत करना जीवनी कहलाता है। यह किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। अमृत राय द्वारा लिखित कलम का सिपाही प्रसिद्ध जीवनी है। अमृत राय द्वारा लिखित कलम का सिपाही किसने लिखा? अमृत राय ने। जीवनी किसे कहते हैं? इसे आप लोग वैसे ही बता सकते हो कि किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में प्रस्तुत करना जीवनी कहलाता है। ये जो जीवनी है किसी महापुरुष या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में ही लिखा जाता है और दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखा जाता है। संस्मरण लेखन किसे कहते हैं? बस बच्चों, अभी आपने संस्मरण पढ़ लिया। संस्मरण की विशेषताएं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ सर, बन जाएगा। रेखा चित्र किसे कहते हैं? जब हम किसी घटना, व्यक्ति या वस्तु को शब्दों के माध्यम से ऐसे कलात्मक चित्रण करते हैं कि आंखों के सामने चित्र सा उपस्थित हो जाता है, उसे रेखा चित्र कहते हैं। यह बढ़िया परिभाषा है कि किसी घटना, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में अपने शब्दों के माध्यम से कलात्मक चित्रण करते हैं और ऐसा लगता है कि सामने आंखों में चित्र उपस्थित हो गया हो, आंखों में जैसे उस कहानी को पढ़ रहे हो तो वो एक चित्र बन जाए, यानी उस काव्य रचना को पढ़ रहे हो तो एक चित्र बन जाए, तो बच्चों आपका रेखा चित्र कहला जाता है। रेखा चित्र कहला जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। और भी बचा है क्या? चलो भाई, रेखा चित्र की विशेषता था कि इसमें किसी व्यक्ति वस्तु का दृश्य वर्णन होता है। इसमें लेखक रागोत्प्रेरक शब्दावली का प्रयोग करता है। गद्य काव्य किसे कहते हैं? गद्य काव्य गद्य और पद्य के बीच की विधा है। इसमें से गद्य के माध्यम से किसी भावपूर्ण विषय का काव्यात्मक अभिव्यक्ति होता है बच्चों। इस गद्य सामान्य से अधिक सरस होता है। इसमें विचारों की अभिव्यक्ति न होकर भाव की अभिव्यक्ति होती है। यह निबंध की अपेक्षा संक्षिप्त और व्यक्तिगत होता है। अब देखो बच्चों, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए आपने। और गद्य काव्य है क्या? तो आपके गद्य काव्य किसे कहते हैं? गद्य काव्य गद्य और पद्य के बीच की विधा है। ठीक है, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए तो बनना चाहिए। ठीक है, इसमें गद्य के माध्यम से किसी भावपूर्ण विषय की काव्यात्मक अभिव्यक्ति होती है। ठीक है बच्चों, इसका गद्य सामान्य से अधिक सरस है। इसमें विचारों की अभिव्यक्ति न होकर भाव की अभिव्यक्ति। ये बच्चों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहां से ऑब्जेक्टिव बना है। किसमें विचारों की अभिव्यक्ति न होकर भावों की अभिव्यक्ति होती है, तो आपका होता है गद्य काव्य। ये कई बार ऑब्जेक्टिव खाली स्थान में पूछ देता है, ये रिक्त स्थान में एक वाक्य में विचारों की अभिव्यक्ति न होकर भावों की अभिव्यक्ति किसमें होती है, तो बच्चों गद्य काव्य में। रिक्त स्थान आ जाएगा में विचारों की अभिव्यक्ति न होकर भावों की अभिव्यक्ति होती है बच्चों, वो आपका गद्य काव्य है। ठीक है, तो यहां से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकता है। तो काफी लंबा चला यार आज का। और ये इसमें जो मैंने इसमें कराया है, लिखा तो बहुत सारा है, लेकिन जो मैंने कराया, जो समझाया है, उसे आप लोग तैयार जरूर कर लेना अभी भी एक बार, और एग्जाम टाइम में भी इसको हम एक बार रिवीजन करा देंगे। बाकी चैनल पे पहली बार कोई बच्चा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है बच्चों, लगातार आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो ला रहे हैं। और जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो प्रोसेस आपको हम बता दिए, मात्र 100 रुपये चार्ज है, बढ़िया नोट्स मिलता है। कॉन्टैक्ट नंबर 9685 29 91 49 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। आप लोग कॉन्टैक्ट जरूर करें, नोट्स लें, प्रॉपर तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।